पिछले वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किया था कि निषेचन में नर और मादा जो युग्मक थे उनके संलयन की क्रिया बताई थी कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं। नर युग्मक प्लस मादा युग्मक ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो निषेचन की जो क्रिया है वो हमने देखी कि निम्न चरणों में होती है। सबसे पहले चरण में क्या बताया था कि निषेचन की जो पहला जो चरण है उसमें क्या होता है, पराग नलिका यानी पराग जो कण है वो वर्तिकाग्र सतह पर आते हैं और आने के बाद परागकण वहां पर अंकुरित होते हैं और पराग नलिका का निर्माण करते हैं। यानी पहला पॉइंट था हमारा कि पराग कणों का अंकुरण और पराग नलिका का निर्माण। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट लिया था कि पराग नलिका की वृद्धि। पराग नलिका वृद्धि कहाँ करती है, वो वर्तिका से रास्ता बनाती हुई वृद्धि करती है। तो दूसरा पॉइंट में हमने पराग नलिका की वृद्धि पढ़ी थी। अब तीसरा जो आप पॉइंट है वो है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। यानी पराग नलिका जो भ्रूण कोश में किस प्रकार से प्रवेश करती है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि 3 प्रकार से प्रवेश आपको उस दिन बताया था कि भाई पराग नलिका जो बीजांड है उसमें 3 प्रकार से प्रवेश करती थी। पहले नंबर पर बताए थे कि बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। दूसरे नंबर पर बताया था कि वो निभाग क्षेत्र से भी प्रवेश कर सकती है और तीसरे नंबर बताया कि वो अध्यावरण क्षेत्र से भी प्रवेश करती है। लेकिन चाहे कहीं से भी, तीनों मार्गों में से चाहे कहीं से भी प्रवेश करे, लेकिन भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश हमेशा जो होता है वो बीजांड द्वार वाले छोर से ही होता है। चाहे पराग नलिका निभाग की ओर से आई, चाहे पराग नलिका अध्यावरण क्षेत्र को भेजती हुई आई, चाहे डायरेक्ट पराग नलिका बीजांड द्वार की ओर आई, ध्यान में यही रखना है हमेशा कि भ्रूण कोश के अंदर जो पराग नली है वो हमेशा बीजांड द्वार वाले छोर से ही जाती है। तो भ्रूण कोश में जो पराग नलिका वो सदैव किधर से जाती है, वो बीजांड द्वार वाले छोर से जाती है। तो ये बीजांड द्वार वाला छोर दिखा रखा है हमने चित्र में। तो ये बीजांड द्वार वाला, इसमें ये क्या है, ये सहायक कोशिका है। इस कोशिका को क्या बोलते हैं, इस कोशिका का नाम अंड कोशिका है। क्या है ये अंड कोशिका है। ये क्या है, ये ध्रुवीय केंद्रक है। ध्रुवीय केंद्रक यानी जिसको द्वितीय केंद्रक कहते हैं। द्वितीय केंद्रक, द्वितीय केंद्रक ये जो है ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। इनको क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका, ये प्रतिमुखी कोशिका किस और होती थी, ये निभाग वाला जो सिरा था उस तरफ होती है, निभाग वाले सिरे की ओर होती है। और जो अंड समुच्चय होता है जिसमें एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका होती है। भाई ये तो अंड कोशिका है और ये दोनों जो है ये सहायक कोशिका है। ये तीनों मिलकर के तो अंड समुच्चय बनाते थे। तो भ्रूण कोश के अंदर, ये भ्रूण कोश का चित्र लिया है हमने कि भ्रूण कोश के अंदर ये जो है, ये जो दिखा रखा है हमने, ये पराग नली है। ये वाली ये जो पराग नली है ये बीजांड द्वार वाले सिरे से प्रवेश कर रही है। ये एक नर युग्मक सहित ये बीजांड भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर रही है। तो ये निम्न प्रकार से प्रवेश करती है। इसके निम्न मार्ग हो सकते हैं। इसके 3 रास्ते दिखाएंगे हम कि भाई 3 रास्ता कौन कौन से रास्ते से ये भ्रूण कोश में जाती है। पहला रास्ता लिया हमने, अंड कोशिका तथा एक सहायक कोशिका के मध्य से जा सकती है। तो ये अंड कोशिका है, ये सहायक कोशिका है। यदि दोनों के मध्य से जाती है तो वो हो गया कौन सा, अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश। यानी कि इसमें दिख रहा है, चित्र में दिख रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये सहायक कोशिका और ये अंड कोशिका है। तो दोनों के बीच में से जाती है, यानी एक सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका के मध्य से होकर के जा रही है। तो एक प्रवेश ये हो सकता है। दूसरा प्रवेश क्या हो सकता है कि भ्रूण कोश की भित्ति, ये भ्रूण कोश है, इसकी ये भित्ति है, ये वाली ये दिखा रखा है, ये भ्रूण कोश की भित्ति है। यदि पराग नलिका भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका के पास से होकर के चलाए, इधर से आ जाए, मान लीजिए यूं इधर से आ जाए, इस प्रकार से आ जाए, तो उसको बोलेंगे भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य से होकर के प्रवेश। तो दूसरा नंबर का प्रवेश ये हो गया। तीसरा नंबर का है एक सहायक कोशिका को भेदती हुई। यदि पराग नलिका आई और ये सहायक कोशिका है, ये भी सहायक कोशिका, ये भी सहायक कोशिका, कोई सी सहायक कोशिका को भेदती हुई आ सकती है। तो मान लीजिए इसको भेदती हुई यूं आ जाए,
इस प्रकार से। तो ये सहायक कोशिका को भेदती हुई परागनलिका भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो परागनलिका है उसका भ्रूणकोश में प्रवेश 3 प्रकार से देखा कि एक अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से होकर के जाती है। दूसरे नंबर पे बताया कि भ्रूणकोश की भित्ति और एक सहायक कोशिका के मध्य से जाती है। और तीसरे नंबर पे बताया कि एक सहायक कोशिका को भेदते हुए भी, चाहे ये वाली सहायक कोशिका हो चाहे ये वाली सहायक कोशिका, कोई सी सहायक कोशिका हो, दोनों को भेद कर किधर से भी, दोनों साइड में से किधर भी साइड में से वो भेद करके और भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो 3 प्रकार से प्रवेश हमने देखा है। परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश 3 प्रकार से बताया था। कोई प्रवेश तो बीजांड द्वार से ही करती है, लेकिन 3 प्रकार से करा था। तो इसमें देखते हैं कि परागनलिका सहायक कोशिका में उपस्थित, इस जो अंड कोशिका के साइड में 2 सहायक कोशिका होती है, उन सहायक कोशिका में क्या होता है, तंतु में समुच्चय, तंतु में समुच्चय ये शीर्ष में प्रवेश करती हुई, तंतु में समुच्चय के शीर्ष में प्रवेश करती हुई क्या क्या प्रवेश कर रही है, परागनलिका। परागनलिका सहायक कोशिकाओं का जो तंतु में समुच्चय है उसके शीर्ष में प्रवेश करती है और प्रवेश करती हुई भ्रूणकोश के मध्य भाग में पहुंच जाती है, भ्रूणकोश के मध्य भाग में पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद आगे का जो सिरा होता है वो फट जाता है, परागनलिका का जो अग्र सिरा होता है वो फट जाता है। भाई परागनलिका सहायक कोशिकाओं का जो तंतु में समुच्चय है उसके शीर्ष भाग में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद भ्रूणकोश के मध्य भाग तक पहुंचेगी और पहुंचने के बाद आगे का जो भाग है परागनलिका का वो फट जाएगा, यानी अग्र सिरा है वो फट जाएगा। अग्र सिरा फटेगा, हम ये कह सकते हैं कि उसपे छिद्र बन जाएगा। भाई ये जैसे परागनलिका पहुंच गई, इसमें नलियुग्मक जा रहे हैं, तो जैसे ये परागनलिका जाएगी वहां पर आकर के, ये परागनलिका इस तरीके से जा रही है, तो इसका जो ये आगे का सिरा है ये फट जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि आगे के सिरे में छिद्र बन जाएगा, या तो फट जाएगी पूरी तरीके, या तो पूरी यहां से हट जाएगी इस प्रकार से, या फिर इसमें क्या है छोटा सा छिद्र बन जाएगा। तो जैसे ही छिद्र बनेगा तो ये दोनों जो नलियुग्मक है, ये वाले ये नलियुग्मक जो है, ये दोनों नलियुग्मक अलग हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये स्वतंत्र हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो दोनों नलियुग्मक जो परागनलिका में से होकर के आए थे, ये दोनों नलियुग्मक क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान परागनलिका में काई केंद्रक स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। परागनलिका का जो काई केंद्रक था वो तो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही जैसे ही काई केंद्रक नष्ट होगा, इसी के साथ साथ दोनों सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाएगी। भाई काई कोशिका उसका केंद्र, काई केंद्रक नष्ट हुआ तो काई केंद्रक नष्ट होने के साथ साथ में सहायक कोशिकाओं भी नष्ट हो जाएगी, सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो गई, काई केंद्रक भी नष्ट हो गया। इस प्रकार से आवर्तबीजी पादपों में नरयुग्मक भ्रूणकोश में किसकी सहायता से, परागनलिका की सहायता से पहुंचता है। किसकी सहायता से पहुंचा, परागनलिका की सहायता से पहुंचते हैं। किसकी सहायता से पहुंचे हैं, परागनलिका की सहायता से पहुंचते हैं। तो इसमें क्या देखा हमने, इसमें यहां देखा कि जैसे दोनों नलियुग्मक मुक्त होंगे, जैसे दोनों नलियुग्मक मुक्त हो जाएंगे, मुक्त होने के बाद में परागनलिका का जो काई केंद्रक है वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। जैसे ही परागनलिका काई केंद्रक नष्ट होगा, इसी के साथ दोनों सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से आवर्तबीजी पादपों में नरयुग्मक भ्रूणकोश की में परागनलिका में पहुंच जाता है। अब हम इसके बाद देखते हैं इसमें कि भाई द्वितीयक निषेचन, दोहरा निषेचन क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। पहले देखो कैसे हुआ, इसमें हम ये देखेंगे मुख्य रूप से क्या हुआ। हमको यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि वे 2 नरयुग्मक थे, तो दोनों नरयुग्मक भ्रूणकोश में आए और भ्रूणकोश में आने के बाद क्या हो गए, वो मुक्त हो गए। तो द्वितीय निषेचन क्या होता है, पहले द्वितीय निषेचन को समझ लें। द्वितीय निषेचन, द्वितीय निषेचन कि 2 नरयुग्मक आए, तो पहले नंबर का जो नरयुग्मक है, ये नरयुग्मक, ये जो नरयुग्मक है ये अंड कोशिका से मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये अंड कोशिका से, अंड कोशिका से।
भाई दो नर युग्मक थे, उनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिल जाएगा और क्या बनाएगा, द्विगुणित युग्मनज बना लेगा, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करेगा। एक नर युग्मक है वो अंड कोशिका से मिलता है, मिलने के बाद द्विगुणित युग्मनज बना लेता है। ये जो द्विगुणित युग्मनज बना है यही भ्रूण का निर्माण करता है। ये क्या बनाएगा, भ्रूण, भ्रूण का निर्माण करता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं सत्य निषेचन। इसी को क्या कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं। ये वाला जो है सत्य निषेचन है, अर्थात प्रथम निषेचन भी यही है। सत्य निषेचन कह दो इसको, चाहे इसको प्रथम निषेचन कह दो, ये प्रथम निषेचन भी यही है। तो सत्य निषेचन का मतलब क्या हुआ, भाई एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है, क्योंकि सारी कोशिका तो नष्ट हो गई कायिक केंद्र के साथ में, तो अंड कोशिका बच गई। अब ये नर युग्मक जो अंड कोशिका से मिलेगा और अंड कोशिका से मिलने के बाद द्विगुणित युग्मनज बनाएगा और द्विगुणित युग्मन से भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो भ्रूण किसने बनाया, एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका, ये दोनों ने मिलकर के भ्रूण का निर्माण किया। तो इस प्रकार से भ्रूण का निर्माण हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं। अब रह गया दूसरा नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक। ये दूसरा जो नर युग्मक है ये किससे मिलता है, ये द्वितीय केंद्रक से मिलता है। द्वितीय केंद्रक, द्वितीय केंद्रक क्या कहते थे, इसको ध्रुवीय केंद्रक कहते थे। तो दूसरा जो नर युग्मक है ये द्वितीय केंद्रक से मिलता है और द्वितीय केंद्रक से मिलने के बाद में प्राथमिक भ्रूणकोश बनाता है, यानी भ्रूण कोष का निर्माण हो जाएगा। क्या बन जाएगा, भ्रूण कोष बन जाएगा। यानी पहले वाले में भ्रूण बना और दूसरे में भ्रूण कोष का निर्माण हुआ। इस प्रकार ये जो है यहाँ पर ये त्रिक संयोजन हुआ है, त्रिक संयोजन हुआ, तीन केंद्रकों का संयोजन हुआ है इसमें। भाई एक केंद्रक तो इसका और दो केंद्रक इसके, तो इस प्रकार त्रिक संयोजन हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं, द्विगु निषेचन बोलते हैं। दो बार निषेचन हुआ है इसमें, दो बार की क्रिया देखो इसमें, एक निषेचन यहाँ पर हुआ, एक निषेचन यहाँ पर हुआ, इसको बोलते हैं द्वितीय निषेचन, द्वितीय फर्टिलाइजेशन। तो क्या दो बार निषेचन नहीं हुआ इसमें, प्रथम निषेचन तो ये हुआ और द्वितीय निषेचन ये हुआ, तो इस प्रकार दो बार से निषेचन हुआ इसमें। तो दो बार निषेचन होने के कारण इसी को द्विगु निषेचन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, द्विगु निषेचन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि भाई पहले नंबर का जो नर युग्मक था वो अंड कोशिका से मिला, द्विगुणित युग्मनज बनाया और जो द्विगुणित युग्मनज बना वही भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरा जो नर युग्मक हुआ, ये दूसरा जो नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलेगा, ध्रुवीय केंद्रक जिसको कहते हैं, द्वितीय केंद्रक से मिलेगा, भ्रूण प्राथमिक भ्रूणपोष बनाएगा, यही भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से दो बार निषेचन का कार्य हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, द्विगु निषेचन कहते हैं।